नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 9 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और इस पाठ में जो भी अभ्यास में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों के जो उत्तर है हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा आपका पाठ 9 और इस पाठ 9 का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो हम इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री जी की चित्रकथा को हमको पढ़ना है और चित्रकथा को पढ़ने के बाद में इस अभ्यास में जो भी प्रश्न होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पाठ में हम चित्रकथा को कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे, साथ ही महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा में हमको मिलेगी। और रकार, आप देख रहे हैं इसको रकार कहते हैं, वाह रेफ वाले शब्दों की पहचान होगी। ध्यान रखें, इसको रकार कहते हैं और ये वाली जो मात्रा है उसको हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। तो ये वाले मात्राओं से जो भी शब्द बनते हैं उन शब्दों की हम यहाँ पर पहचान सीखेंगे, साथ ही विलोम शब्द और मुहावरे शब्द की रचना से हमारा परिचय होगा। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहां और कब हुआ था। तो जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद के निधन के बाद माता राम दुलारी ने उनका लालन पालन किया, मतलब उनको पालन पोषण किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे उनके पिता का नाम और माता का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो पिता का नाम यहाँ पर शारदा प्रसाद है और माता का नाम यहाँ पर राम दुलारी है। ठीक है ना। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। वे आगे पढ़ना चाहते थे, किंतु इसके बाद में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से चित्रकथा जो है वो प्रारंभ होती है। बेटा आगे कैसे पढ़ोगे, माँ कहती है पाठशाला गंगा के उस पार है, घर की हालत तुमने से छुपी नहीं है, मतलब तुमको घर की स्थिति जो है वो सब कुछ पता है। यहाँ इसका मतलब ये है, और आप पाठशाला कैसे आप पढ़ोगे, क्योंकि पाठशाला जो है वो गंगा के उस पार है। ठीक है ना। गंगा मतलब नदी। अब यहाँ पे माँ घबराओ मत, मैं पढ़ूंगा अवश्य, गंगा मैया मेरी सहायता करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे शास्त्री जी कहते हैं। ठीक है ना। चलेगा, अब आगे चलते हैं। उनके पास नाव वाले की मजदूरी देने के लिए 2 पैसे जुटाना भी मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आओ भैया नाव में बैठ जाओ, इस प्रकार से नहीं मल्लाह काका, बस तुम बस्ता और कपड़े रख लो, मैं तैर कर उस पार जाऊंगा, इस प्रकार से बच्चा कहता है। अब देखिएगा, लाल बहादुर सचमुच गुदड़ी का लाल है और बहादुर भी है। हाँ, गंगा की इतनी चौड़ी धार पार करना हंसी का खेल नहीं है। देख रहे हैं आप इस प्रकार से। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लाल बहादुर तैरने में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल थे। लाल बहादुर तुम्हें इस साल भी पूरे जिले में पहला स्थान मिला। शिक्षक यहाँ पर इस प्रकार से रिजल्ट की घोषणा करते हुए, गुरुजी यह आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है, इस प्रकार से बच्चा यहाँ पे कहता है। लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री जी की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब जाके उन्हें जो है शास्त्री की उपाधि मिली थी। लाल बहादुर जी शास्त्री जी की उपाधि मिलने पर बधाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। धन्यवाद। अब मैं अपने नाम के साथ शास्त्री लिखूंगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा यहां तक। आगे देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गिरफ्तार कर लो इन्हें, इस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं। देखिएगा, शास्त्री जी को
इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनके जेल में रहते समय उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। सरकार आपको छोड़ सकती है यदि आप आगे किसी आंदोलन में भाग ना ले तो। मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना भी नहीं करूंगा। देख, इस प्रकार से अब परिवार के किसी व्यक्ति के बीमार होने पर यहां पर शास्त्री जी ने यहां पर जो भी अंग्रेज सरकार थी उनसे प्रार्थना करी कि मेरी बेटी जो है उनकी तबीयत बहुत खराब है, मगर यहाँ पे उनको शास्त्री जी को ऑफर देते हैं कि सरकार आपको छोड़ सकती है यदि आप आगे किसी आंदोलन में भाग ना ले तो। मगर शास्त्री जी का निर्णय देखिए, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना भी मैं ऐसी नहीं करूंगा। तो यहां देखिए किस प्रकार से देशभक्ति उनके मन में। अब देखिएगा, शास्त्री जी अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। देश स्वतंत्र होने पर वे रेल मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए? रेल मंत्री। एक बड़ी रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है ना, मैं रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। शास्त्री जी, आपका यह निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित है। इस प्रकार से यहां पे बातचीत हो रही है। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री भी बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। और ये नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। नारे आपसे पूछे जाते हैं और अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा था? अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। इस प्रकार से यहां से इनका जो नारा है वो भी प्रसिद्ध हो गया। आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। पर युद्ध के बाद अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर बनी है। सभी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत मां के लाल को नमन करते हैं। इस प्रकार से महान व्यक्ति, आपने शास्त्री जी के बारे में चित्र कथा के माध्यम से बहुत कुछ जाना। अब यहाँ पे शब्दार्थ में कुछ कठिन शब्द आए हैं इस पूरे पाठ में। जैसे महान मतलब बड़ा होता है, स्वतंत्रता का मतलब आजादी की लड़ाई से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेनानी का मतलब सैनिक से है, और दांतों तले उंगली चबाना मतलब दंग रह जाना। फिर नैतिक मतलब यहाँ पर नीति के अनुसार। निधन का मतलब मृत्यु है। खून बहाना मतलब बलिदान देना। पसीना बहाना मतलब मेहनत करना। करारा जवाब मतलब कड़ा जवाब देना। और मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। समाधि मतलब सौदाह स्थल पर बनाया गया स्मारक, ठीक है ना। श्रद्धा सुमन का मतलब यहाँ पे है आदर भाव से अर्पित फूल। और नमन मतलब आदर पूर्वक झुकना, प्रणाम या नमस्कार करना। हंसी खेल ना होना मतलब आसान काम ना होना। अव्वल का मतलब प्रथम या सर्वश्रेष्ठ। राह का मतलब रास्ता है। दुर्घटना का मतलब अशुभ या दुखद घटना। और त्याग पत्र का मतलब इस्तीफा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम चलते हैं अभ्यास में। बोध प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 1, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहां हुआ था? तो उत्तर लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय के पास एक छोटे से गांव रामनगर में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मैंने पहले बोला था कि ये प्रश्न जरूर आएगा और जरूर बनेगा इससे। फिर ख नंबर का प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के माता पिता का नाम लिखिए। तो लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी था। ग नंबर का प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी तैरकर किस नदी को पार करते थे? उत्तर लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी तैरकर गंगा नदी को पार करते थे। अंग नंबर का प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? उत्तर लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनके पिता शारदा प्रसाद का जल्दी ही निधन हो गया।
घर में धन और साधनों की कमी थी, पर लाल बहादुर शास्त्री ने हिम्मत नहीं हारी। 6 नंबर का प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, लाल बहादुर शास्त्री मुसीबतों से घबराते नहीं थे और वे सच्चे देशभक्त थे। 6 नंबर का प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर क्या किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना, जिसे हम इस्तीफा कहते हैं। इस प्रकार से अभ्यास के ये जो प्रश्न है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन में साला जाते थे, चलकर जाते थे या तैर कर जाते थे? तो आपको यहाँ पे तैर कर लिखना है, ठीक है ना। दूसरा है, लाल बहादुर जी तैरने में ही नहीं में भी अव्वल थे, तो पढ़ाई में या खेल में? तो पढ़ाई में। शास्त्री जी को इलाहाबाद की खालिस्तान में रखा गया, जेल में क्या रेल में? तो जेल में, ठीक है ना। देश स्वतंत्र होने पर वे खालिस्तान बनाए गए, रेल मंत्री बनाए गए थे, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान जो है आप यहाँ पे ऑप्शन में जो शब्द दिए हैं उससे छाट के आप लिखेंगे, चलिएगा। अब इसको समझिए, भाषा अध्ययन में आप क्रम शब्द देख रहे हैं। क्रम में आप देखिएगा इस प्रकार से, क्रम और यहां पर कर्म, दोनों में अंतर क्या है? तो यहां पे देखिएगा, क्रम में देखिए ये आधा क है, आधा क में यहां पे देखिए पूरा र है और फिर म है। तो क्रम में क आधा है और र पूरा है, इसे रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रकार कहते हैं। तो आप यहां पे क्रम में देखिएगा जो क्र है, क्र में र पूरा है, पूर्ण व्यंजन वर्ण है, और यहां पर क जो है व्यंजन वर्ण वो आधा है। तो यहां पे क के इसमें देखिएगा हलंत लगा हुआ है। अब कर्म में देखिएगा, कर्म में क पूरा है और यहां पर जो रेफ की मात्रा आई है वो आधा र है, मतलब अर्ध व्यंजन वर्ण र है, और यहां पर म है। तो कर्म में र जो है वो आधा है और इसका उपयोग इसे रेफ कहते हैं। तो इसे रकार कहते हैं इस प्रकार की मात्रा को, और इस मात्रा को रेफ कहते हैं। तो रकार में क्या होता है? र पूर्ण व्यंजन वर्ण उच्चारण में आता है और रेफ में र जो है अर्ध व्यंजन वर्ण के रूप में उच्चारण में आता है, ठीक है ना। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे प्रसाद, प्रसाद में आप देख रहे हैं यहां पर रकार है और यहां पर सिर्फ में देखिए यहां पर जो र है वो क्या है? रेफ की मात्रा है। प्रारंभिक प्र में देखिए, प्र में जो है यहां पे आप देखेंगे रकार है, रकार मतलब यहां पे र पूरा है, तब तो प्रा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रारंभिक पढ़ते हैं। अब यहां पे विद्यार्थी मतलब आधा र उच्चारण होता है रेफ की मात्रा में। फिर यहां पे प्रशंसा में रकार है र, और यहां पे देखिएगा आशीर्वाद में यहां पर रेफ है, ठीक है ना। संग्राम में आप देख रहे हैं, ग्र में आप देख रहे हैं यहां पर रकार है, और उत्तीर्ण में देखें आप यहां पे मात्रा जो है वो रेफ की है। अब यहां पे अंग्रेज में आप देखें रकार है और वर्दी में देखें आप यहां पे रेफ है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री में आप देखें यहां पे रकार है और दुर्घटना में आप देखेंगे यहां पर रेफ की मात्रा है। प्रार्थना में आप देखेंगे यहां पर रकार भी है और रेफ भी है, और यहां पे निर्णय में आप देखेंगे यहां पर क्या है? रेफ की मात्रा है। रेफ में क्या है? आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, चलिएगा और दोहरा देता हूं। कहने का मतलब यहां जैसे प्रसाद लिखा है, तो प्रसाद में क्या है? यहां पर प जो है वो आधा व्यंजन वर्ण है, फिर यहां पे र जो है पूरा है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर ये सा और ये है द। तो आपने देखा यहां पर जो रकार आया, तो रकार का उच्चारण यहां पर र का पूर्ण व्यंजन वर्ण के रूप में हो रहा है। अब यहां पे सिर्फ में देखिएगा, तो यहां पे देखिएगा सी, ठीक है ना, सी, फिर यहां पे देखिएगा आधा र और यहां पर फ, तो ये है रेफ। तो रेफ में इस र का जो उच्चारण है वो आधा होता है। तो यहां पढ़ते हैं सिर्फ, और यहां पे देखिएगा प्रसाद, प्र र पूरा आता है प्र, ठीक है ना, प्रसाद। इस प्रकार से जो है यहां पे हमने रेफ और रकार की मात्राओं को बहुत ही अच्छे से समझा।
समझिए और लिखिए। देखिएगा, स्वतंत्रता, तो यहां पे देख रहे हैं अर्ध व्यंजन वर्ण में नीचे हलंत लगा होता है। अर्ध मतलब आधा व्यंजन वर्ण, जैसे आधा क्या है, आधा स, व, त, और ऊपर देख रहे हैं बिंदी इसका उच्चारण न हो रहा है, तो आधा न, त और त्रा, तो क्या होगा, स्वतंत्रता। फिर है यहां पे प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में देखो यहां पे प जो है वो अर्ध व्यंजन वर्ण है, और यहां पे जो रकार है वहां पर ये रकार में पूर्ण व्यंजन वर्ण र का उच्चारण हो रहा है, तो प्रारंभिक पढ़ते हैं इसको। यहां पर लिखा ये विद्यार्थी, विद्यार्थी में यहां पे देखिएगा रेफ की मात्रा आई है, और ये है दुर्घटना, दुर्घटना में आप घ के ऊपर देखेंगे यहां पर रेफ की मात्रा आई हुई है। इस प्रकार से आप इन शब्दों को यहां पर आप जोड़कर लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। कुछ शब्दों में अ लगाने से विलोम शब्द बनते हैं, जैसे शांत का अशांत, तो अ जोड़कर इन शब्दों के विलोम शब्द बनाए जाते हैं। मतलब हमने कुछ अभी विलोम शब्द इसके पहले पाठों में देखा था, तो वहां पे अ का नियम काम नहीं कर रहा था, मगर यहाँ पे जैसे नैतिक, निर्णय और दृश्य और सफल, तो इनमें यदि हम शुरू में अ लगा दें तो ये विलोम शब्द बन जाते हैं। कैसे, अनैतिक, निर्णय अनिर्णय, दृश्य अदृश्य, सफल असफल, इस प्रकार से यहां पर विलोम शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो यहां पर गुदड़ी का लाल, तो गुदड़ी का लाल मतलब यहां पर क्या होगा, साधारण घर में जन्मा असाधारण गुणी व्यक्ति को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। दांतों तले उंगली चबाना मगर मतलब दंग हो जाना, हंसी खेल ना होना मतलब आसान काम ना होना, फिर खून बहाना मतलब बलिदान देना, पसीना बहाना मेहनत करना, मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब यहां पे देखिएगा, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। ये देश भावना से संबंधित यहाँ पर सुविचार है और बहुत ही अच्छा है। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यदि हम अपने देश में रह रहे हैं तो अपने देश से हमें प्यार करना चाहिए, और देश के प्रति जो है हमारे मन में सम्मान और उसके प्रति त्याग की भावना हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, और इस पाठ को पढ़कर इसमें जो भी प्रश्न थे उनको भी कंप्लीट किया है। आप भी इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।